हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोग निदान का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग बेसिकली जो डील करेंगे वो साम निराम से रिलेटेड चीज़ें डील करें। साम निराम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, साम ज्वर, निराम ज्वर, साम मल, निराम मल, सारे टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साम और निराम क्या, आयुर्वेदिक शास्त्र में निदान और चिकित्सा मौलिक सिद्धांत के ज्ञान में आम और साम संज्ञाओं का विवेचन अति आवश्यक है। रोगों की उत्पत्ति में साम एवं निराम विशेष अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। आम युक्त दोष धातु मल तथा रोग साम कहलाते हैं। आम रहित स्थिति को हम लोग निराम कहते हैं। साम दोष और साम दोष जो होते हैं वो रोग उत्पादक होते हैं। दोष का कार्य चिकित्सा की दृष्टि से साम और निराम भेद से दो प्रकार होते हैं। यानी अगर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब कार्य चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दो भेद बताए गए, एक है साम, एक है निराम। साम दोषों में पहले क्या करना, लंघन पाचन आदि क्रिया कराने के पश्चात दोषों की साम्यावस्था पृथक होने के बाद संशोधन और समन कर्म करना चाहिए। ठीक है। ये खास चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। साम दोषों में क्या करना है, पहले लंघन पाचन कराना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका दोषों की साम्यता पृथक होने पर फिर संशोधन और समन कराना है। अगर निराम है तो सीधा आप संशोधन और समन करा सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें याद करने वाली है पॉइंट। ठीक है। इसलिए अलग से काले पेन से लिखा हो। आम क्या, अम्यते इति आमा, अपक्व आहार रस को ही आम कहते हैं। अपक्व आहार रस, देखो अपक्व आहार या अपक्व अन्न, अपक्व रस या अपक्व दोष, ठीक है, ये सारी चीज़ें आम से रिलेटेड। आमम अन्न रसम केचतिम केचतु मल संचयम प्रथमा दोषो दृष्टि सा केचतित आमम पृच्छते। इसका मतलब अपक्व अन्न रस मल संचय दोषों की प्रथम दृष्टि अथवा दोषों की परस्पर मूर्छना आम है। ठीक है। ये चीज़ें याद नहीं करनी। बागवट ने क्या, उष्मणो अल्प बलत्वेन धातु आदि उपचितम दृष्टम आमश्य गतम रस आमम प्रच्छिते। ये वाला श्लोक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये बागवट वाला श्लोक थोड़ा इजी है। अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, श्लोक नहीं छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक होता है तो कहता हूँ आप लोगों से याद कर लो। जठराग्नि के दुर्बल होने से यदि धातु का रस का परिपाक नहीं होता है तो यह अपक्व एवं दुष्ट होकर अमाशय में रहने वाला रस धातु ही आम कहलाता है। यदि अपक्व आहार विहार को जो जठर अग्नि के दुर्बल होने से हुई आम रस कहा जाए तो अजीर्ण और आम में से कोई भेद नहीं रह जाएगा। वस्तुतः जठराग्नि के दुर्बल होने से पहले क्या होगा, जैसे लोग कहते हैं अगर जो अन्न नहीं पचा हुआ उसी को आम कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होगा, पहले आपकी अग्नि बंद होगी, फिर अजीर्ण की स्थिति आए, अजीर्ण की स्थिति से फिर आहार आपका नहीं पच पाएगा, फिर वो आम की स्थिति में जाएगा। मतलब बहुत दिनों तक अगर किसी को इंडाइजेशन रह रहा है लगातार बहुत लंबे समय तक, तो उसके बाद उसे आम की उत्पत्ति होगी। ये नहीं आपने आज कुछ विरुद्ध आहार खाया या उल्टा सीधा आहार खाया, अजीर्ण आज पैदा हुआ, आज ही आम बन जाएगा। महीने भर लग जाते हैं, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, तब आम की उत्पत्ति और साम उत्पत्ति होती है। ठीक है। क्योंकि जठराग्नि के दुर्बल होने से आहार के ना पचने से पर तुरंत ही आम रस की उत्पत्ति नहीं होती, अतः अपक्व आहार रस को ही आम रस नहीं कह सकते। अपक्व रस आम रस का उत्पादक होता है। मतलब अपक्व रस जो है, मतलब इनडाइजेस्टिव जो कंटेंट है वो क्या, आम रस का उत्पादक है, उसे आम रस नहीं कह सकते। ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ को हमने क्लियर किया है। आम के प्रकार, तो आम रस और आमन। आम रस की बात करें तो आम के लिए जठराग्नि की मंदता के अतिरिक्त धातुअग्नि की मंदता भी उत्तरदायित्व है। इससे आम बात इत्यादि सर्वदैहिक रोग होते हैं। इन्होंने कहा आम रस की बात करें, अगर हम लोग जिसे जो रस होता है जो धातु को बना रहा है, इसके लिए धातुअग्नि की मंदता भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर धातुअग्नि की मंदता नहीं हो रही है तो आम रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और आम अन्न के लिए क्या है, जठराग्नि की मंदता सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो आम रस, आम विष, अन्न विष, इससे विसूचिका, अल्सर, विलंबिका, इसी प्रकार के साध्यकालिक एवं स्थानिक प्रभाव वाले रोग होते हैं। रुक्षन्य सेवन से क्या होगा, वातिक आम रस बनेगा तो विष्टब्धा जीर्ण हो जाएगा। विष्टब्धा जीर्ण के बाद अल्सर रोग होगा। अल्सर रोग क्या है, एक आम, मतलब आम का प्रकार है एक तरीके से। ठीक है। अल्सर और विसूचिका। अत्यधिक आम्ल तीक्ष्ण विदाई अन्न सेवन खाया तो पैथिक आम रस उत्पन्न हुआ, फिर उससे क्या होगा, विदग्धा जीर्ण, फिर विलंबिका उत्पन्न होगी। ठीक है। गुरु एवं अवैशंदी विहार अगर खाया तो कफच आमरस उत्पन्न होगा, तो फिर क्या होगा, आमाजीर्ण होगा, उससे विसूचिका की उत्पत्ति होगी। अल्सक, देखो अल्सक है विष्टब्धा जीर्ण, द प्रिकर्सर ऑफ अल्सक, मतलब विष्टब्धा जीर्ण होगा अजीर्ण। विष्टब्धा जीर्ण एक अजीर्ण का प्रकार, अजीर्ण के बाद आपके अल्सक हो रही है। अल्सक क्या, आम रस का एक आम का प्रकार है। ठीक है। आम रस का प्रकार है, तो उसकी उत्पत्ति किसके बाद, अजीर्ण के बाद हो गई। विष्टब्धा जीर्ण एक प्रकार का अजीर्ण है, अजीर्ण के प्रकार है। ठीक। उसके बाद आपकी आम रस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है। आम रस की उत्पत्ति में हेतु, अब आम रस की उत्पत्ति किस तरीके से होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आम रस की उत्पत्ति में हेतु क्या है, परस्पर विरुद्ध द्रव्यों के सेवन से। अगर आप कुछ मतलब ऐसे आहार खा रहे हो जो एकदम विरुद्ध हैं। ठीक है। गुरु अवशंदी द्रव्यों के अधिक सेवन से, मतलब गुरु और अवशंदी आप द्रव्य अधिक सेवन कर रहे हो। किसी प्रकार का अति भोजन, मतलब किसी भी प्रकार का, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी प्रकार का आप बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं तो उससे आम रस की उत्पत्ति होगी। किसी विदाई पदार्थ का अत्यधिक सेवन, अगर बहुत ज़्यादा मतलब आप
उष्ण पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो उससे भी होगी। रुक्ष एवं शुष्क पदार्थों का अत्यधिक सेवन, व्यायाम ना करना, मतलब बिल्कुल खाना ना खाए उसके बाद आराम से बेड पे लेटे हुए हो, आराम, कोई काम नहीं कर रहे हो। अदेशन मतलब खाना खाने के बाद फिर दोबारा खाना खा रहे हो, ठीक है। वेग विधान से मतलब आए हुए वेगों को रोक रहे हो, तब भी आम की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। उसका करें तीव्र मानसिक शोक, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेंटल आदमी को बहुत ज़्यादा टेंशन रह रहे तो उससे भी डाइजेशन वगैरह ठीक नहीं रहता है। शोक, चिंता, भय, क्रोध, ठीक है। आम स्तरों की उत्पत्ति अगर जठराग्नि के स्तर पर देखें, जगह जठराग्नि जठराग्नि पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आम रस की उत्पत्ति होती है। अगर धातुअग्नि के धातुअग्नि पर अगर स्तर पर हो रही तो आम धातु की उत्पत्ति होती है। भूताग्नि के स्तर पर अगर बात करें तो आम दोष की उत्पत्ति होती है। मात्रा अधिक विरुद्ध आहार आदि के कारण दूषित हुई अग्नि से आम विष, अन्न विष की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने आम रस को ही आम विष कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आम दोष या आम अन्न विष और आम विष से कन्फ्यूज नहीं होना। उन्होंने आचार्य जो चरक हैं उन्होंने आम मतलब जो आम रस है उसे ही आम विष कहा है, ठीक है। आम रस के गुण क्या होते हैं? आम रस पिक्षील, किसी भी आशय में छिपने की प्रवृत्ति होती है, दुर्गंधित होता है, गुरुता होता है, स्निग्ध होता है, द्रव रूप होता है और तंतुमय युक्त मतलब चिपचिपा होता है, ठीक है। शरीर तथा विविध अवयवों में स्रोतों अवरोध करके तथा वात का आवरण करके विविध वेदनाओं को उत्पन्न करता है। मतलब शरीर के विविध अलग अलग चैनल्स में जाएगा, वहाँ पर जाके क्या करेगा, मतलब स्रोतों अवरोध उत्पन्न करेगा, फिर आगे चल के बहुत सारी पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स उत्पन्न करेगा, मतलब बहुत सारी डिसीज़ को उत्पन्न करेगा। साम निराम दोषों के लक्षण, तो साम क्या होगा? आम युक्त दोष होगा तो साम हो गया, आम रहित दोष होगा तो वो क्या होगा? निराम हो गया। आम से संयुक्त होने पर दोषों को साम कहा जाता है तथा जब या शाम दोष धातुओं में जाकर स्थान संचय करते हैं तब दोष ही शाम हो जाते हैं और उससे उत्पन्न रोग भी साम कहलाते हैं। देखो पहले क्या होगा, जब तक दोष समूर्छना नहीं होगी तब तक रोग नहीं उत्पन्न होंगे। आप साम तुम्हारा दोष हो गया, ठीक है, फिर वो जाके धातुओं के साथ मिलेगा, धातुओं के साथ मिलेगा तो यह करेगा धातुओं को भी क्या बनाया? साम बना देगा। उसके बाद क्या होगी? रोग उत्पत्ति होगी, और जो रोग उत्पत्ति होगी उसे भी क्या कहा? साम रोग कहा गया, ठीक है। ये कहने का मतलब है इनका। हम साम दोषों के लक्षण, साम दोष स्रोतों अवरोध, साम दोष होंगे तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? स्रोतों अवरोध होगा, बलहानि होगी, गौरवता होगी, वात अवरोध होगा, आलस्य होगा, आहार मतलब इंडाइजेशन वाली कंडीशन होगी, मुख स्त्राव। मतलब लोग देखने वाले हैं साम दोषों के लक्षण। जब वो दोष होंगे वो आम युक्त हो जाएंगे तो क्या क्या लक्षण उसके होंगे? तो स्रोतों अवरोध होगा, बलहानि होगी, गौरवता होगी शरीर में, वात अवरोध होगा, आलस्य हो गया, आहार जो होगा अजीर्ण वाली कंडीशन हो जाएगी, मुख से सलाइवेशन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, मुख स्त्राव, मलमूत्र आदि वेगों का संग होगा, अरुचि होगी, क्लम होगा। ये साम दोषों के लक्षण हैं। निराम दोषों के एग्जैक्टली इसी उल्टे लिखने हैं आप लोगों को। निराम दोष होने पर स्रोतों की प्रकृति रूप से कार्य करेंगे, बलहार जो होगा वो नहीं होगा, शरीर में लघुता होगी, स्फूर्ति होगी, समाग्नि होगी, मल की प्रवृत्ति नहीं होगी, मल की प्रवृत्ति जो होगी वो सम्यक रूप से हो जाएगी, आहार में रुचि हो जाएगी और कार्य करने की क्षमता जो होगी वो की बढ़ जाएगी, ठीक है। हम लोग दोषों को अलग अलग कई तरीके से पढ़ेंगे। तो साम वात के लक्षण पढ़ते हैं, आम प्लस वात दोष, तो साम वात हो गया, तो विबंध होगा, अग्निबंध होगा, आंत्रकुंजन होगा, तंद्रा, पीड़ा और शोथ होगा। निराम वात के लक्षण क्या होगा? निराम वात होने पर विशद, रुक्ष, मल अवरोध रहित तथा कम वेदनाओं को करने वाला होता है। मतलब एग्जैक्टली जो ये बीमारियां हुई हैं, यही सब सारी बीमारियां जो होंगी, विबंध रहित हो जाओगे, अग्नि दीप्त हो जाएगी, आंत्रकुंजन शांत हो जाएगी, मतलब आंत्रकुंजन शांत हो जाए, तंद्रा, पीड़ा एवं शोथ एवं तोद से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। एग्जैक्टली उसी वाले के उल्टे लिख देना है। निराम पित्त के लक्षण की बात करें तो ताम्र वर्ण युक्त, देखो जो मल होगा वो ताम्र वर्ण युक्त पीत वर्ण शरीर जो हो जाएगा, अत्यंत उष्ण, तीक्ष्ण, तिक्त रस, अस्थिर, गंधहीन हो जाएगा। भोजन में क्या होगा? रुचि हो जाएगी, अग्नि एवं बलवर्धक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें साम पित्त के लक्षण, पित्त में अगर पहले हमने निराम की बात कर ली, अब हम लोग साम पित्त के लक्षण पढ़ेंगे। तो आपका जो मल होगा वो दुर्गंध युक्त हरे नीले वर्ण का होगा, आम्ल रस युक्त होगा, जो मतलब मुंह में एकदम खट्टा खट्टा लगेगा, स्थिर हो जाएगा, एवं अम्ल पित्त एवं कंठ और दाह करने वाला साम पित्त के लक्षण है। तो साम कफ के लक्षण अगर बात करें तो गंधयुक्त होगा, जो कफ होगा वो गंधयुक्त होगा, तंतुयुक्त होगा, चिपचिपा होगा, कंठ को लिप्त करने वाला, कंठ पूरा लिप्त रहेगा, ऐसा लगेगा मल से पूरा कंठ लिप्त है, ठीक है। दुर्गंध युक्त होगा, क्षुधा को नाश करने वाला होता है, ठीक है। निराम कफ के लक्षण बात करें तो निराम कफ कैसा होता है? फेन युक्त होता है, गांठदार पिंड होगा, पांडु वर्ण का होगा, निसार होगा एवं दुर्गंध रहित होता है, ठीक है। निराम हो जाएगा तो दुर्गंध रहित हो। एग्जैक्टली जो ऊपर लिखा हुआ है वही एग्जैक्टली उसका उल्टा यहाँ पर लिख देना। दोषों का साम एवं निराम स्थान, निराम कथन प्रयोजन चिकित्सा विशेष। देखो अगर साम दोष है तो प्रथम लंघन पाचन करोगे, उसके बाद में आप संशोधन समन करोगे। पहले पढ़ा दिया था आपको। निराम अगर दो है तो प्रथम, अगर निराम हो चुका उसके बाद तो सीधा आप संशोधन और समन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पंचकर्म करना है तो आपको साम निराम पता होना चाहिए। पता लगे आपने अगर गलती से
अगर साम युक्त है, अगर आपने संशोधन कर दिया तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। साम निराम दूष्ट के लक्षण, जो जितने भी धातुएं हैं वो अगर वो साम युक्त हैं या निराम होते हैं तो क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आम दस जब रस रक्त मांस मेद 80 धातुओं के साथ मिलता है तो उसे साम दूष्य कहते हैं। और आम से संयुक्त दूष्य अनेक रस रक्त आदि धातु प्रदोषित विकारों को उत्पन्न करते हैं। जब आम दोष का पाचन कर लिया जाता है तो आम दोषों के साथ संबंध टूट जाता है तो दूष्य निराम कहलाते हैं, तथा निराम रस आदि धातुओं अपने स्वाभाविक कर्म स्नेहन पूर्ण उत्तरोत्तर धातुओं की पुष्टि का कर्म करते हैं। इन्होंने कहा अगर वो साम युक्त हो गया तो जो आगे वाली धातुएं हैं वो सही से बन नहीं पाएंगी, ठीक है, और साथ में अपना काम भी नहीं करेंगे, जैसे प्रणम जीवनम लेपा वगैरह जो एक वाला श्लोक पढ़ाया था, जो उसके कार्य हैं वो भी कार्य भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर वो निराम युक्त हो गया, मतलब उनका जो संबंध आम के साथ था वो टूट गया, फिर वो अपने सारे प्राकृतिक जो कार्य होंगे वो कर पाएंगे, ठीक है। धातुओं की अपनी अपनी पृथक धातु अग्नि होती है। इन धातु अग्नि की मंदता से भी आम का निर्माण होता है। जैसे मधुमेह की एडवांस स्टेज में धातु अग्नि की मंदता के कारण लैक ऑफ इंसुलिन इन द सेल ड्यू टू डेफिशिएंट प्रोडक्शन और अपटेक बाय द सेल। इन्होंने कहा है कि जैसे मधुमेह में प्रॉब्लम क्या होती है, मधुमेह में जो उसके सेल्स हैं, मतलब इन्होंने कहा है वो क्या करते हैं, शुगर को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इंसुलिन को भी नहीं प्रोडक्शन कर पाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, धातु अग्नि की दुर्बलता से शर्करा का पाचन नहीं हो पाता। इन्होंने कहा जैसे शुगर का मेटाबॉलिज्म सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो शरीर में की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हेतु नियोजेनेसिस यानी वसा का निर्माण होने लगता है, तथा आम विष के रूप में एसीटोन कीटोन उत्पादक होता है, तथा यह उत्पादन शरीर में अनेक व्याधियों को उत्पन्न करके मृत्यु तक का कारण बनता है। इन्होंने कहा शरीर में मेन एनर्जी का सोर्स क्या है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा सही से, ग्लूकोज का नहीं हो रहा, तो शरीर को कहीं ना कहीं इसमें मेटाबॉलिज्म चाहिए, तो वो फैट का मेटाबॉलिज्म करेगा। फैट का मेटाबॉलिज्म करेगा तो क्या करें, कीटोन्स केल्टोन्स एल्डिहाइड्स वगैरह निकलते हैं। तो इसीलिए कीटोन बॉडीज आती हैं जब यूरिन से, जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाती है डायबिटीज़ मेलेटस की, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लिनिकल वाला पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है। रसअग्नि द्वारा रस का पाक होता है और रस पाक के मलांश में कफ की उत्पत्ति हुआ। यह मलांश अतः शरीर से निकलना आवश्यक होता है, क्योंकि श्वास स्थान आदि श्लेष्म कलाओं में हमेशा निकलता रहता है और अनेक स्निग्ध एवं क्लेदित करके धारण करता है। परंतु रसअग्नि के दुर्बल होने से मलांश की अधिक उत्पत्ति होती है, जिससे मलरूप श्लेष्मा अधिक हो जाता है, जिससे खांसी श्वास कास आदि उत्पन्न होकर क्षय निमोनिया टीबी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इन्होंने कहा जैसे कि शरीर में जो धातुएं बन रही हैं उनसे मलरूप कफ की उत्पत्ति हो रही है। जो कफ होता है वो सही होता है, क्योंकि यहाँ पर जाके म्यूकस जो निकल रहा है वो कहीं ना कहीं जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उन्हें रोकता है। लेकिन अगर यही बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना आता है तो श्वास कास राजक्षमा आदि रोगों को उत्पन्न करता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे मल जो है वो भी अगर सही मात्रा में बनना है तो ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में बनना है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। यहीं पर बताया गया उस प्रकार से, ठीक है। तो साम निराम दोष के लक्षण, इसी प्रकार रक्त अग्नि के मंद होने पर मलरूप पित्त की अत्यधिक वृद्धि तो पैथिक रोग कमला दाह इत्यादि विकृति उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर पहले हमने रस की बात की, तो रस से कफ का को रिलेशन देख लिया, श्वास कांस आदि। तो यहाँ पर क्या है, पैथिक रोग, जैसे कि दाह हो गया, मूर्छा हो गया, ज्वर आदि रोग अगर वो होगा तो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, अगर साम युक्त होगा। साम निराम दोष के लक्षण, साम निराम मल के लक्षण। अब यहाँ पर हम लोग मल से रिलेटेड करेंगे। जब आम विष मलों के साथ संयुक्त होता है तो साम मल कहलाता है, तथा ये साम मल मूत्र आदि अनेक कुक्षिगत एवं मूत्रगत रोगों को उत्पन्न करता है। निराम मल हो जाने पर मलों की सम्यक प्रवृत्ति होने लगती है। तो लक्षण क्या होंगे, श्रुतोवरोध होगा, साम होने पर कोष्ठवत्ता मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन आएगी, बल का क्षय हो जाएगा, गौरवता हो जाएगा, वायु का अनुलोमन नहीं हो पाएगा, आलस्य होगी, अप्रवृत्ति मतलब मल सही से निकलेंगे, ये तो अति प्रवृत्ति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। मलसंग होगा, अरुचि होगी, वमन होगा। तो साम मल और निराम मल के बीच में हमने डिफरेंस पर, अगर बात आदि दोषों से युक्त है तो साम मल है, बात आदि दोषों से मुक्त है तो निराम मल है। जल में डूबने वाला, जल में तैरने वाला, अत्यधिक दुर्गंधित, दुर्गंध रहित, अजीर्ण, बंधा हुआ, मल की प्रवृत्ति अल्प होना, मल के शरीर में लघुता होना, शरीर में गुरुता, शरीर में लघुता, मल की प्रवृत्ति अल्प होना, मल की प्रवृत्ति ठीक ठाक होना, ठीक है, कम होना साम में हो जाएगा। एक साम निराम रोग के लक्षण, साम दोषों से उत्पन्न होने वाली व्याधियाँ भी साम व्याधि कहलाती हैं। जब तक उनके उत्पादक दोषों का पाचन नहीं हो जाता, दोषों का पाचन हो जाने के बाद व्याधि निराम कहलाती है। साम निराम व्याधि के लक्षण देखो, साम व्याधि के लक्षण क्या, आलस्य होगा, इच्छा होते हुए भी कार्य करने मतलब क्लम वाली तंद्रा वाली कंडीशन आ जाएगी, हृदय की विशुद्धि, किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, दोषों की अप्रवृत्ति होगी मतलब दोष पूरी तरीके से निकल नहीं पाएंगे बॉडी से, ठीक है। दोषों और साम होने के कारण अपने अपने स्रोतों एवं आशयों में रुक जाएंगे, गंदलापन, टर्बिडिटी और यूरिन देखने को मिलता है, यूरिन जो होगी गंदी होगी, मूत्र का गाढ़ापन होना, अप्रदेशित होना, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन यूरिन, गुद उदक, पेट में भारीपन होगा, अरुचि होगी और सुक्तता होगी, ठीक है। उदाहरण जैसे
आम ज्वर के लक्षण, जैसे हम लोग अब यहाँ पर व्याधि का उदाहरण लिया गया, ठीक है। साम व्याधि के लक्षण पहले हमने बात कर ली। जैसे अगर साम ज्वर के लक्षण, आम ज्वर के लक्षण यानी साम ज्वर के लक्षण, अरुचि होता है, उसमें अविपाक होता है, उदर में भारीपन होता है, हृदय विशुद्धि होती है, तंद्रा होता है, आलस्य होता है, ज्वर का बलवान होना, ज्वर जो होगा बहुत ज़्यादा बलवान होगा, ठीक है। ज्वर बहुत ज़्यादा बलवान हो जाए, दोषों की अप्रवृत्ति होगी, अत्यधिक लाला स्त्राव मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, जी मचलाना होगा, मूत्र की अधिक प्रवृत्ति या बार बार प्रवृत्ति होना। पश्चिमान ज्वर के लक्षण क्या होंगे? ज्वर का वेग तीव्र होना, अत्यधिक तृष्णा, प्रलाप, श्वास अधिक, भ्रम, मूत्र मल की प्रवृत्ति अत्यधिक होना और क्लेश। निराम ज्वर के लक्षण, अगर जब ये ज्वर जो आम से रहित हो जाएंगे तो क्या क्या लक्षण होंगे? भूख सही से लगेगी, शरीर जो होगा क्रश हो जाएगा, शरीर में लघुता उत्पन्न होगी, ज्वर का वेग जो होगा वो शांत हो जाएगा, दोषों की प्रवृत्ति, बमन, विरेचन सब ठीक ठाक हो जाए। 8 दिनों में दो दोष पाक जो एक टॉपिक है वो आता है 5 नंबर में, ठीक है। कभी कभी 5 नंबर में दोष पाक करके पूछ लेता है, तो आपके सिलेबस में भी दिया गया है अलग से दोष पाक। तो साम दोषों की आम रस से पाचन होने के पश्चात उनका आम से रहित होना है, निराम होना ही दोष पाक कहलाता है। प्रायः सभी आचार्यों का मत है कि धातुओं के समूर्छित हुए साम दोष का परिपाक 7 दिनों के अंदर हो जाता है, अतः 1 वीक से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर साम दोषों का पाक स्वतः होने लगता है। 7 दिनों तक दोषात्मक तथा संशमन चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोष साम्य अवस्था में धातुओं में लीन हुए होते हैं, उन्हें पृथक पृथक करना कठिन होता है। साम दोषों के पाचन के लिए लंघन के बाद दीपन पाचन औषधियों एवं दीपन पाचन औषधियों से सिद्ध स्नेह और स्वेद से संशोधन योग्य बनाकर समीप के मार्ग से दोषों का निर्णय करना चाहिए। दोष के बल के अनुसार उचित काल में करना चाहिए। पहले क्या करना है? पहले उसे दीपन पाचन कर लो, ठीक है, फिर वो निराम युक्त हो जाए, उसके बाद उसे संशोधन कर लो। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल भाषा में ये है। दोषों का पाक व्याधि और औषधि के बलाबल पर निर्भर करता है, अर्थात 7 दिन से पूर्व या पश्चात भी होते हैं। अगर दोष बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ तो 7 दिन से पहले भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल चुका है तो 7 दिन के बाद भी हो सकता है। मतलब ये बाधी और रोग के मतलब व्याधि और रोगी के बल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दोष पाक के लक्षण क्या? किसी भी दोष में रोग उत्पन्न किसी दोष से रोग उत्पन्न हुआ तो उसकी प्रकृति के विपरीत लक्षणों का उत्पन्न होना, या दोष के लक्षणों में कमी होना, दोष की प्रकृति की विकृति हो जाना, दोष परिपाक का लक्षण है। तो दोष पाक के लक्षण क्या क्या होंगे? मतलब जो जिससे वो दोष पाक हुआ था तो उसके जो लक्षण है वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। उदाहरण की बात करें तो ज्वर में जब दोष पाक हो जाता है तो ज्वर का वेग कम हो जाता है, शरीर में लघुता आ जाती है, स्वेद, मूत्र, पुरीस आदि मलों की प्रवृत्ति यथावत होने लगता है। अवस्था में दोष पाक हो चुका है ऐसा समझना चाहिए। अगर ज्वर आया किसी को, अगर वो साम युक्त है, तो अगर पूरी तरीके से परिपाक हो गया तो हमें कैसे समझेंगे, ठीक। उसके बाद दोष सामक तथा संशोधन चिकित्सा करनी, ये सारे आपने लक्षण देख लिया। उसके बाद आपको संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। अगर ये लक्षण नहीं आ रहे तो आपको संशोधन चिकित्सा नहीं करनी है, ठीक है। धातु पाक क्या होता है? दोष पाक भी पूछ लेता है कभी कभी 5 नंबर में, धातु पाक भी आपसे 5 नंबर में पूछ लेता है। ये नॉर्मली 5 नंबर के टॉपिक हैं, लेकिन ये बच्चों के बच्चे कभी स्किप कर लेते हैं, ठीक है। ये स्किप नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी 5 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। फिर धातु पाक क्या? धातुओं की साम्यता 2 प्रकार से संभव। एक तो जठराग्नि की दुर्बलता से उत्पन्न आम शरीर से रोगों की उत्पत्ति देती है, धातुओं की स्वयं की अग्नि की दुर्बलता से। यानी धातुओं में अगर कोई साम युक्त होंगे तो 2 कारण हो सकते हैं। जठराग्नि ठीक है, फिर भी अगर धातु अग्नि की मंदता है तब भी उसमें आम की उत्पत्ति हो जाएगी। अपक्व रस आदि धातुओं से उत्पन्न आम शरीर में रोगों की उत्पत्ति का कारण होते हैं। अत्यधिक कारणों से कुपित तीनों दोष जब आम अवस्था में धातुओं के साथ समूर्छित, तब अत्यधिक विषमता धातुओं में उत्पन्न होता है, जिससे धातुओं में पाक होकर उनमें क्षय होने लगता है। रोगों की अवस्था अत्यंत गंभीर हो जाती है, इससे अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और अतः रोगी की मृत्यु हो जाती है। धातु पाक में उत्तरोत्तर रस से लेकर शुक्र तक की क्रमशः सभी धातुओं दूषित हो जाती हैं तथा व्याधि का वेग अंतर्मुखी होने से उसमें देखो धातु, यहाँ पर धातु पाक का मतलब है देखो दोष पाक का मतलब होता है दोषों का पाक करना, लेकिन धातु पाक का मतलब होता है कि धातुओं में जो होता है वो आम युक्त हो जाना। ये खास चीज़ें याद रखना, जब धातुएं आम युक्त हो जाती हैं तो उसे कहते हैं धातु पाक। लेकिन जब दोषों का पाक हो जाता है, जब आम से रहित हो जाते हैं तब उसे कहते हैं दोष पाक, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। फिर हम लोग तो सन्निपाता फिर हम लोग पढ़ने वाले धातुओं में उत्तरोत्तर रस से लेकर शुक्ल तक कभी धातुएं दूषित हो जाती हैं तथा व्याधि का वेग अंतर्मुखी होने से उसमें मूर्छा, प्रलाप आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सन्निपाता ज्वर की बात करें तो निद्रानाश होगा, हृदय की जकड़ाहट होगी, मल का पूर्ण रूप से अवरोध हो जाएगा, शरीर में भारीपन होगा, अरुचि होगी, आरती होगी और निरंतर बलहानि होगी। ये सब लक्षण बताते हैं कि धातु का पाक यानी क्षय हो चुका है, ठीक है। सन्निपाता ज्वर में जब धातु पाक होने लगे तो 8 दिनों में बात और लवण सन्निपात पित्त लवण में
कफोलवण में 12 दिन में रोगी मर जाता है। इसके विपरीत अगर मलपाक हो जाए तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। अगर मलपाक हो रहा है, देखो अगर धातु पाक हो रहा है तो रोग यानी कि रोग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है। धातु पाक का मतलब होता है कि मतलब जो धातु है वो कहीं ना कहीं आम युक्त हो रही है, ठीक है। दोष पाक का मतलब होता है वो मुक्त हो रहा है, और मलपाक का मतलब भी वही होता है। दोष पाक और मलपाक एक जैसे हैं, लेकिन धातु पाक का मतलब होता है उसका आम युक्त हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। व्याधि की अवस्था में धातुपाक होना सदैव घातक होता है और मलपाक होना रोग मुक्ति का सूचक है। यहाँ पर मलपाक का अभिप्राय दोषपाक से है। यहाँ पर मल